प्रश्न नंबर 1, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर 1 कहता है कि प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा विकल्प कहता है कि तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। और तीसरा विकल्प कहता है कि 5वीं सदी ईस्वी में कोन के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। और चौथा कहता है कि 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। अब निम्नलिखित कूटों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। ए कह रहा है कि 1 और 2 सही हैं, बी कह रहा है 3 और 4 सही है, और सी कह रहा है 1, 3 और 4, और डी कह रहा है कि आपका ये सारा सही है। तो देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4, यानी कि प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम हो चुका था। दूसरी बात यह कि 5वीं सदी ईस्वी में कोन के ज्या का सिद्धांत लोगों को ज्ञात हो चुका था। और तीसरी बात यह कि 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि ताम्रशाम यानी कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर 1 कहता है उत्तर से दक्षिण की ओर, बी कहता है आपका पूरब से पश्चिम की ओर, सी कहता है दक्षिण से उत्तर, और डी कहता है पश्चिम से पूरब की ओर। इनमें से कौन से सही होंगे आपको बतानी है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन लोगों ने कब करना शुरू किया था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। इन चारों में से कौन से सही हैं आपको बतानी है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में लोग पशुओं को पालना शुरू कर दिए थे और नव पाषाण काल तक आते आते गाँवों का विकास हो जाता है और कृषि व्यवस्था खेती करने की प्रारंभिक जो अवस्था है उसकी शुरुआत हो जाती है। और इसका पहला प्रमाण हमें मेहरगढ़ से भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि नवपाषाण काल में, दूसरा विकल्प है मध्य पाषाण काल में, तीसरा है आपका पुरापाषाण काल में, और चौथा है प्रोटो ऐतिहासिक काल में। अब इसका सही जवाब होगा दोस्तों नवपाषाण काल, क्योंकि नवपाषाण काल तक आते आते कृषि व्यवस्था का शुरुआत हो जाती है, गाँव का विकास शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है कि माध्य पाषाणी संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है। चौपानी मांडो, सराय नाहर राय, लेखैया और लंगनाज। इसका सही जवाब होगा आपका चौपानी मांडो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है। पहला विकल्प है निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति, दूसरा विकल्प है मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति, तीसरा है उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति, और चौथा आपका हड़प्पा संस्कृति। इन 4 विकल्पों में से कौन से सही हैं आपको इसका चयन करके आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके पास है कि सराय नाहर राय और महादाह संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए विंध्य क्षेत्र के नवपाषाण संस्कृति से, ऑप्शन नंबर बी विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाण संस्कृति से, ऑप्शन नंबर सी गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से, या फिर ऑप्शन नंबर डी गंगा घाटी की नवपाषाणकालीन संस्कृति से। ये 4 विकल्प है, इनमें से कौन से सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, गंगा घाटी की मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियों से सराय नाहर राय और महादाह जुड़े हुए हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास कि प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से, मध्य पुरापाषाण काल से, उच्च पुरापाषाण काल से और मध्य पुरापाषाण काल से। अब इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल से प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण हमें देखने को मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न पुरापाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। आपको सत्य की खोज करनी है। 4 विकल्प हैं कि वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे, वे पशुपालक थे, या फिर वे लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते थे। इन 4 विकल्पों में से कौन से सही है आपको उसका चयन करके आंसर बतानी है। इसका सही जवाब होगा वह कोर उपकरणों का प्रयोग किया करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है। तो दक्षिण भारत के जो बृहद पाषाण समाधि है वो किस काल से जुड़ा हुआ है आपको इसका चयन करनी है। विकल्प नंबर ए कहता है कि पूर्व पाषाण काल से, विकल्प नंबर बी कहता है नवपाषाण काल से, विकल्प नंबर सी कहता है ताम्रपाषाण काल से, या फिर विकल्प नंबर डी कहता है आपको लौह पाषाण काल से, यानी कि लौह काल से।
आपको इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन से सही हैं वो चयन करके बतानी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लौह युग से आपका जुड़ा हुआ है दक्षिण भारत के बृहद पाषाणकालीन समाधियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दक्षिण भारत की महापाषाणी समाधियाँ किस काल से संबंधित है। ये आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों के दफनाने के स्थानों के रूप में, मंदिरों के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से कौन से सही हैं आपको उसको चयन करके बतानी है। इसका सही जवाब होगा जो बृहद पाषाण है वो मृतकों के दफनाने के स्थानों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि राग के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणकालीन संस्कृतियों से संबंधित है। विकल्प नंबर 1 कहता है कि पूर्वी भारत से, बी कहता है दक्षिणी भारत से, सी कहता है उत्तरी विंध्य क्षेत्र से, या फिर डी कहता है हमें कि कश्मीर की घाटी से। आपको बतानी है कि ये किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, यानी कि दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। बुदिहल से, संगनकलू, कोल्डिहवा और ब्रह्मगिरी। 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से राग का टीला कहाँ पे पाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी संगनकलू इसका सही जवाब है। ठीक है, तो 14 का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिहावल एक पुरा स्थल है निम्न पुरा पाषाण काल की, मध्य पुरा पाषाण काल की, या फिर उच्च पुरा पाषाण काल की, या फिर मध्य पाषाण काल की। इसमें से 4 विकल्प हैं, इसके सही जवाब को आपको चयन करके बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निम्न पुरा पाषाणकालीन संस्कृतियों से जुड़ा हुआ आपका सिहावल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था, उनका मुख्य व्यवसाय बतानी है, वो कौन से व्यवसाय अपनाए हुए थे। 4 ऑप्शन है कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन करना और शिकार खेलना। इसका सही जवाब होगा शिकारी। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा के निकट लखुआ डयार पर लाल रंग की उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली है वो किस काल की है। इसका सही जवाब आपको चयन करके बतानी है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि वैदिक काल से, बी बोलता है कुषाण काल से, सी बोलता है पाषाण काल से, और डी बोलता है चंद काल से। इन 4 विकल्पों में से कौन से सही हैं इसको चयन करनी है आपको। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कि लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। संस्कृति के क्षेत्र का विस्तार, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का, या संस्कृति के काल मापन का। तो लंबवत जो पुरातात्विक उत्खनन होती है उसकी विशेषता आपको बतानी है, ये किस लिए की जाती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संस्कृति के काल मापन का। ठीक है, आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। पुरापाषाण काल को, नवपाषाण काल को, ताम्रपाषाण काल को, या फिर लौह युगीन काल को। 4 विकल्प हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ताम्रपाषाण काल। कॉपर एज को चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्पकर्म, या फिर व्यापार। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प को चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा कृषि। जो प्राचीन काल के आर्य थे, यानी कि वैदिक कालीन जो आर्य थे वो कृषि के ऊपर ज़्यादा निर्भर थे। अगला है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्रित प्राप्त हुए हैं। घघरिया, भीमबेटका, लेखाइया, या फिर आदमगढ़। इन 4 में से कौन से विकल्प सही हैं आपको उसका चयन करनी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। भीमबेटका जो है वो शिलाश्रय से जुड़ा हुआ है। चित्रित पेंटिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए गए हैं। बाघ की गुफाओं में, उदयगिरी में, सोनगिरी में, या भीमबेटका में। इसका सही जवाब होगा भीमबेटका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे। बुर्जहोम, गुफकराल, कुचई, या महागढ़ा। नीचे दिए गए कूटों में से आपको सही विकल्प का चयन करनी है। तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 और 2। बुर्जहोम और गुफकराल जो है वहाँ से नवपाषाणकालीन गर्त निवासों का हमें अवशेष मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलती है, बिहार से, कश्मीर से, कर्नाटक से या राजस्थान से। इसमें से कौन से सही होंगे? तो इसका सही जवाब होगा आपका कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका 24 का सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? हड़प्पा संस्कृति का, मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणकालीन संस्कृति का, या बलूचिस्तान की ताम्रपाषाण संस्कृति का, या कश्मीर घाटी की नवपाषाणकालीन संस्कृतियों का। तो इन चार विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर घाटी की नवपाषाणकालीन संस्कृतियों का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 कि मानव संविधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। अब मानव के संविधान में कुत्ते मिले हैं हमें, ठीक है। अब ये कहाँ से मिली हैं? पहला विकल्प बताता है गुप्तकाल से, दूसरा बोल रहा है कि बुर्ज होम से, तीसरा बोल रहा है मारतंड और चौथा बोल रहा है मेहरगढ़। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुर्ज होम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है 27 के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने यानी कि ब्यूरिंग द डॉग का साक्ष्य मिला है? चार विकल्प हैं, बुर्ज होम, कोल्डीहवा, चौपानी और मांडो। इन चारों में से कौन से विकल्प सही होंगे? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी संविधान से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 28 में आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, चिरांद और मास्की। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम। अगला है कि बुर्ज होम के नवपाषाणकालीन संविधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलन में थी? गाय, कुत्ता, कबूतर और घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा आपका बी, यानी कि कुत्ता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? रंगपुर, लोथल, मेहरगढ़ और कोल्डीहवा। इन चार विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करनी है। तो आपका 30 का सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें प्राचीनतम खेती के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत में अवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलती है? तो कृषि का प्राचीनतम प्रमाण बतानी दोस्तों ऑप्शन 4 हैं, मेहरगढ़, कालीबंगा, लोथल और कोटदीजी। इनका सही जवाब होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेहरगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है आमरी, बी बोल रहा है मेहरगढ़, सी कह रहा है कि कोटदीजी और डी बोल रहा है कालीबंगन। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ब्रह्मगिरी से, बुर्ज होम से, कोल्डीहवा से और मेहरगढ़ से। ये क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा आपका सही डी, यानी कि मेहरगढ़ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चार विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर ए कहता है ब्रह्मगिरी से, बी कहता है चिरांद से, सी कहता है मेहरगढ़ और डी कह रहा है आपका बुर्ज होम से। इन चार विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा मेहरगढ़, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगन और मेहरगढ़। ये चार विकल्प हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। ठीक है, अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिली है? पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहाँ से मिली है? इसका सही आंसर बतानी है। विकल्प नंबर ए कहता है धौलावीरा से मिला है, बी कहता है मेहरगढ़, सी कहता है मोहनजोदड़ो और डी कहता है आपका राखीगढ़ी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से हमें जो है वो पालतू भैंस मिली है। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है लंगनाच, वीरभानपुर, आदमगढ़ या फिर चौपानी मांडो। इस सही विकल्प का आपको चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आदमगढ़। आदमगढ़ से हमें जानकारी मिली है। ठीक है,
पशुपालन का। आगे यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिली है। अब आपको गंगा घाटी के विषय में बतानी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, लौहरादेव, सेनुवार, शहगौरा और कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब होगा दोस्तों लौहरादेव। लौहरादेव जो है वो गंगा घाटी में ही स्थित है और यहाँ से धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मध्य गंगा घाटी, बेलन घाटी, गोमल घाटी या फिर बोलन घाटी। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करनी है और इसका सही जवाब होगा बेलन घाटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कश्मीर से, उत्तर बिहार से, महाकौशल से या विंध्य क्षेत्र से। इसका सही जवाब होगा दोस्तों विंध्य क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं। विकल्प है कश्मीर की घाटी में, कृष्णा की घाटी में, बेलन घाटी या गोदावरी घाटी में। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प आपको चयन करनी है बेलन घाटी से। ठीक है, आगे बात करते हैं कि उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। अब आपको उच्च पुरापाषाण काल की हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा के बारे में बतानी है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि महाराष्ट्र के गोदावरी घाटी वाले रीजन से, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी वाला रीजन से, या फिर मध्य प्रदेश के सोन घाटी वाला रीजन, या फिर उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी वाला रीजन से। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश वाला बेलन घाटी का रीजन है वहां से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था। 4 विकल्प हैं, गेहूं, चावल, जौ और बाजरा। इसका सही जवाब होगा जौ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है। भीमबेटका, हाथनौरा, सराय नहर राय और दमदमा। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करनी है। तो इसका सही जवाब होगा आपका हथनौरा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुई है। नर्मदा घाटी में हथनौरा से, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से, या सोन घाटी में बाघौर से, या बेलन घाटी में बांसघाट से। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी में हथनौरा से ये चीजें प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प नंबर ए कहता है बागौर, बी कहता है बागौर द्वितीय, सी कहता है बिरभानपुर और डी कहता है आपका महदहा। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि महादहा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो से, काकोरिया से, महादहा से या सराय नहर राय से। इसका सही जवाब होगा महादहा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सराय नहर राय से, महादहा से, लेखैया से या फिर चौपानी मांडो से। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महादहा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिली है। बागोर, कल्पी, आदमगढ़ और तेरी। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कल्पी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुए। सराय नहर राय से, दमदमा से, महादहा से या लंघनाज से। इन 4 विकल्पों में कौन से सही हैं उसको आपको चूज करनी है। तो इसका सही जवाब होगा दमदमा, ऑप्शन नंबर बी 50 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। मुरहन्ना से, घघरिया से, भागी घोर से या फिर लेखहिया से। 4 विकल्प हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेखहिया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पई पूरा स्थल है, कहाँ पे पाई जाती है ये। जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में। तो आपको बताना है कि दधेरी कहाँ पे अवस्थित है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि पंजाब में। दधेरी जो है वो पंजाब की हड़प्पा कालीन पुरा स्थल है। अगला हमारे पास है नवदा तोली किस राज्य में अवस्थित है, आपको बतानी है। 4 विकल्प दिए गए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो 53 का सही जवाब होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। जो नवदा टोली है वो मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि गैरिक मृदभान पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहिचित्रा में, नूह में या लाल किला में। इन 4 विकल्पों में से कौन से सही हैं, तो हस्तिनापुर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किस स्थल पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को OCP यानी कि गैरिक मृदभान पात्र तथा PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचान किया गया था। नूह में, गणेश्वर में, जोधपुर में या फिर अंतरजी खेड़ा में। इन 4 विकल्पों में से कौन से सही विकल्प हैं, इसका सही आंसर आपको चूज करनी है। तो इसका सही जवाब होगा अंतरजी खेड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इशामपुर जो है वो किस राज्य में अवस्थित है, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में या फिर राजस्थान में। तो आपको बतानी है कि इशामपुर कहाँ पे अवस्थित है। तो इसका सही जवाब होगा आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि इनाम गांव भारत के किस राज्य में अवस्थित है, वो आपको बतानी है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इनाम गांव है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 कहता है कि इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का सबसे सघन वितरण है। दूसरा कहता है कि इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों तथा आभूषणों का अप्रत्याशित भंडार मिला है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कश्मीर के इस नवपाषाण युगीन स्थल से आरंभिक हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं और इस स्थल को भारत में विशुद्ध ताम्रयुगीन स्थल के रूप में जाना जाता है। कौन कौन से है, इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। ठीक है। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। हड़प्पा है वो कौन से नदी किनारे है, वो आपको बताना है। हस्तिनापुर कौन से नदी किनारे है, नागार्जुन कोंडा कहाँ पे और पैठान कहाँ पे है, ये आपको सही विकल्प चूज करके बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप जरूर बताएं, पर मैं बता देता हूं। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 2 हड़प्पा का रावी नदी के किनारे हड़प्पा, बी का 3 हस्तिनापुर जो है वो गंगा के किनारे है, सी का आपका 4 यानी कि नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है और पैठन जो है आपका गोदावरी के किनारे है। तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है सूचियों को लेकर के हैं कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल की विशेषता आपको बतानी है। दूसरे सूचियों में आपकी विशेषता दिया गया है। ठीक है। 4 कूट हैं, आपको सही जवाब देनी है। पहला कूट में आपको बोला गया कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। दूसरा बी ऑप्शन कहता है कि ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। इस प्रकार से आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इन विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करनी है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दर्शनीय स्थानों को सुमेलित कीजिए। उदयगिरी किससे जुड़ा हुआ है, भीमबेटका किनसे जुड़ी हुई है, बांधवगढ़ और चित्रकूट। इनके विकल्पों को आपको चयन करनी है दोस्तों। सही विकल्प इसका क्या होगा, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा नहीं है, नहीं को चूज करनी है आपको। ठीक है। पहला है कि कायथा, कायथा कर्नाटक में है, बी चिरांद बिहार में है, सी कहता है कि पांडुराज ढिब्बी बंगाल में है और डी कहता है दायमाबाद महाराष्ट्र में है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका सही गलत का चयन करनी है। तो कायथा कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, यही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि कायथा जो है आपका
वो आपका राजस्थान वाला एरिया में पड़ता है, मालवा वाला रीजन में ये पड़ता है, ठीक है, उत्तरी भारत में ये पड़ता है। अगला प्रश्न है, सूचियों को सम्मिलित करनी है। सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 है, बिरभानपुर है, उज्जैन है, कायथा है और आहार है। इसका सही विकल्प का आपको चयन करनी है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ठीक है। अगला है कि कथन और कारण है, आपको इनमें से चूज करनी है कौन से सही है, ठीक है। कथन कहता है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण, कारण को आप बिकॉज करके कर सकते हो आंसर में, क्योंकि अस्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाणिक उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो इसका सही विकल्प होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अंतरजीखेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प आपको चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा अंतरजीखेड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? 4 विकल्प दिए गए। क्या थॉमसन ने किया था, या फिर लुबाक ने किया था, टेलर ने, या चाइल्ड ने किया था? इनके विकल्पों को आपको चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा थॉमसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, इसका श्रेय किसे दिया जाता है? बर्किट, डे टेरा एवं पीटरसन, आरबी फूट और अगला है आपका एचडी संकालिया। आरबी फूट मतलब होता है रॉबर्ट ब्रूस फूट, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला था? 4 विकल्प हैं, 1860 में, 1863 में, 1873 और 1878। इसका सही जवाब होगा 1863 में मिला था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? 4 विकल्प हैं, एचडी संकालिया, ए कनिंघम, ए आर एल्चिन और रॉबर्ट ब्रूस फूट। क्वेश्चन नंबर इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए कनिंघम, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे? एक भूगर्भिक वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरा वनस्पति शास्त्री और एक इतिहासकार। इसका सही जवाब आपको चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा भूगर्भ वैज्ञानिक, वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरणों की खोज की थी, मूलतः थे एक, ये रिपीट हो गया प्रश्न आपका, इसका सही जवाब होगा आपका एक भू वैज्ञानिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? केडी वाजपेयी ने, वीएच वांकणकर ने, एचडी संकारिया ने या मार्टिमम व्हीलर ने? इसका सही विकल्प का चयन करनी है और आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एचडी संकालिया के द्वारा जो है उत्खनन कार्य किया गया था। अगला प्रश्न है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था? मिदा में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में? इन 4 विकल्पों को चयन करनी है कि इसमें से कौन से विकल्प सही हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? निएंडरथल, क्रोमैग्नन, ग्रीमाल्डी और मैगडेलेनियन। 4 विकल्प हैं, इसका सही जवाब होगा क्रोमैग्नन के नाम से जाना जाता था प्रारंभिक मानव को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिली है? नीलगिरी पहाड़ियाँ से, शिवालिक पहाड़ियाँ से, नल्लामलाई की पहाड़ियाँ से या फिर नर्मदा घाटी से? तो आपको सही विकल्प का चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा नर्मदा घाटी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? वृक्षों की, पृथ्वी की, फॉसिल्स की या और चट्टानों की? इन 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं? तो इसका सही जवाब होगा फॉसिल, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ताम्रपाषाणकालीन यानी कि चाल्कोलिथिक मालवा संस्कृति के अवशेष निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुए हैं? नौदा टोली और महेश्वर से, सतना और रीवा से, भीमबेटका और मंदसौर से या फिर आहड़ और गिलून से? इन 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं, इसको चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आहड़ और गिलून।
अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरणों का प्राप्त होता है? गगरिया, गुगेरिया, कायथा और नागदा। इन चार विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं, आपको उनकी चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि नागदा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? चार विकल्प दिए गए हैं, आहार है, गिलूंद है, कायथा है और नावदा टोली है। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प होंगे आपका आहार। क्वेश्चन नंबर 80 है कि गुप्तकाल निम्न में से कहां पर स्थित है? स्वात घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, सिंधु घाटी और गंगा नदी घाटी। इन चार विकल्पों में से सही जवाब होगा स्वात घाटी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संघोल जो है वो पंजाब में अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमम व्हीलर या फिर जेम्स प्रिंसेप। इन चार विकल्पों में से सही विकल्प को चयन करनी है और आपको इसका जवाब देना दोस्तों। ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा हमारे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला बताता है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा बोल रहा है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। विकल्प नंबर 3 कहता है कि ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। अब आपको नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करनी है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 1 और 2 सही है, दूसरा बोल रहा है कि 2 सही है और विकल्प नंबर सी बोल रहा है कि 1 और 2 और 3 दोनों सही है। साथ ही साथ ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई सही नहीं है। आपको सही विकल्प का चयन करनी है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल बी जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प नंबर 1 कहता है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तो था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। विकल्प नंबर 2 कहता है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प नंबर 1 में आपका कह रहा है कि केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर बी कहता है कि दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 1 और 2 दोनों सही हैं और विकल्प नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर सी डी कह रहा है कि इनमें से कोई सही नहीं है। तो बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, दोनों विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए और उसके पश्चात आपको आंसर चूज करनी है। बैल, हाथी और गेंडा। अब बताने के ऊपर में से कौन से पशु या फिर किन पशुओं की आकृति जो है हमें सिंधु घाटी के मुद्राओं पे देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि केवल बैल, ऑप्शन नंबर 2 कहता है यानी बी कहता है कि बैल और हाथी दोनों, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका कि 2 और 3 हाथी और गेंडा और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 1, 2 एंड 3। आपको सही विकल्पों को चयन करनी है और आपको इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब होगा 1, 2 एंड 3। बैल का भी हमें जानकारी मिली है, हाथी का भी और गेंडे का, तीनों का साक्ष्य हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के मुद्राओं पे देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आगे प्रश्न है कि सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलन अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? गज, वृषभ, गेंडा और एक श्रृंगेरी पशु। इन चार विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करनी है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक श्रृंगेरी पशु। ठीक है। अगले हम बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? बाघ से, अज से, अश्व से, शेर से और हाथी से। आपको इन कूटों के माध्यम से यानी इन विकल्पों के माध्यम से चयन करनी है कि कौन से विकल्प सही हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, सिर्फ 5 यानी कि शेर आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? विकल्प नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नाम का स्थान पर हुई थी, इसके लिए। विकल्प नंबर बी कहता है कि हड़प्पा सभ्यता सर्वप्राचीन सभ्यता है। विकल्प नंबर सी कहता है कि हड़प्पा सैंधव सभ्यता की मूल स्थली है। विकल्प नंबर डी कहता है कि हड़प्पा सभ्यता से सैंधव कालीन विशेष जानकारी प्राप्त हुई है। अब आपको बताना है
कि इनमें से कौन से विकल्प सही हैं। तो आपको बता दो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इसकी खुदाई हड़प्पा से ही हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 90 कि सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, रोम के साथ और राजस्थान के साथ। आपको इन 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं इसको चयन करनी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 4। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीजें पाई गई हैं। अन्नगार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार। अगला प्रश्न ऑप्शन दे रहा है कि 2 मंजिला भवन, मंदिर, विष्णु की मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी कहता है 1 मंजिला भवन, अन्नगार, जलाशय। ऑप्शन नंबर डी कहता है चौड़ी सड़कें और स्नानागार, स्नान करते हुए पुरुष की मूर्ति। आपको इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा आपका अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया है। सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों के आधार पर, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कलाक्रम से, या फिर मिस्र के अभिलेखों से, या फिर सैंडो सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। इन 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं, आपको इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कलाक्रम से जो है जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं। 14 गुणन भार, 10 गुणन भार, 16 गुणज भार या फिर 8 गुणज भार। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 16 गुणज भार, यानी 16 गुणज। ठीक है, 16 का मल्टीपल होता था। अगला प्रश्न है कि सैंडो सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण था बाढ़, आर्यों का आक्रमण, विदेशी व्यापार में ह्रास होना या नदियों के प्रवाह में परिवर्तन होना। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्यों का आक्रमण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंग, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। इन 4 विकल्पों में से कौन से सही विकल्प हैं, आपको इसका चयन करना है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा जो है वो वर्तमान के पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का आपका चयन करनी है। तो आद्य ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ आपका हड़प्पा सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है। ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, उत्तर ऐतिहासिक या फिर आद्य ऐतिहासिक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98 कि सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है और वहां पाए गए मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, नगरों के अवशेष और लिपियां। इन 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं, आपको इसका चयन करनी है। इसका सही जवाब होगा नगरों के अवशेष। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं, गलत का चयन करनी है आपको। पहला ऑप्शन दिया गया है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। दूसरा बोलता है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सी बोला कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी और डी बोला लोहे से परिचित थे। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करनी है। तो आपको बता दूं कि लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे, इसके लिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? इसका रीजन बताना है। 4 विकल्प हैं। पहली बात कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, उसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों को ज्ञान का अभाव था, और या फिर इसमें से सभी, यानी कि उपर्युक्त में से सभी। इन 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं? तो सारे विकल्प सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीनतम सभ्यता से संबंधित है। चीन, ग्रीस, इराक और श्रीलंका। इन 4 में से कौन सी सही है? तो इराक। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? दधेरी, हुल्लास, मांडा और बुर्ज होम। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करनी है। तो इसका सही जवाब होगा आपका बुर्ज होम, ऑप्शन नंबर डी। ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करनी है।
तो पाटलिपुत्र इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सेट 1 को कंप्लीट किया है। अगले वीडियो हम लोग सेट 2 देखेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग जो है पूरा कंप्लीट इतिहास को कवर कर लेंगे, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हो या मॉडर्न। और हमें बता दूं दोस्तों आप सभी को कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे हो, आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या कोई अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करो दोस्तों, तो ये सीरीज को आप लोग कंप्लीट वॉच करना। इससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आने वाला भविष्य में जितने भी एग्जाम है उसमें आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को दोस्तों के साथ रिकमेंड किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके फीडबैक दिया करो दोस्तों, ठीक है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आपको थैंक यू।